हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीटी। मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र सीरीज जो हम कर रहे हैं उसका ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है गवर्नर गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज। सो बेसिकली इसका मैंने एक शॉर्ट जो अपनी तरफ से मैंने नोट्स बनाए थे उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे बहुत पहले ही अवेलेबल करा दिया था, जहां पे क्रोनोलॉजी में लिस्ट ऑफ सारे जनरल्स एंड वाइसरॉयज हैं और उनके टेन्योर में क्या क्या चीजें हुई वो सारी मैंने ईयर वाइज डिवाइड करके लिखी हुई है। अगर आप लोगों के पास अभी नहीं है तो आप लोग प्लीज मेरे टेलीग्राम बीपीएससी दीदी पर जा करके उससे फाइल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में कुछ 14 साइड्स के नोट्स बनाए हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और बहुत आराम से क्रिस्प मैनर में मैंने उसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है कि किस तरीके से कौन से गवर्नर जनरल पहले थे, उसके बाद कब वॉइस रॉयस बने और कौन आया पहले, दूसरा कौन आया और उनके टेन्योर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, क्या इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए चैप्टर, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, तो ये हो गई क्रिस्प में बहुत, इन्होंने फिर भी बहुत छोटा करके इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो फटाफट से करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला क्या स्टेटमेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहले जो थे वो बने हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्या सवाल है, विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा 2 ओनली। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा है, तो यहाँ पे क्या विलियम बेंटिक का नाम है? यहाँ विलियम बेंटिक का नाम नहीं है, इसलिए नन ऑफ दी अबव है आंसर। अगर यहाँ पे बंगाल लिखा होता तो होता आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अगेन द सेम क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी क्योंकि विलियम बेंटिक का नाम नहीं है तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर। इसके बाद है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, मैंने बताया कि क्रोनोलॉजी के साथ ही मैंने नोट्स में बना रखा है, तो क्रोनोलॉजी बहुत हमें पता होनी जरूरी है कि कब क्या हुआ। और यहाँ पे हालांकि जो क्रोनोलॉजी के ऑप्शंस है उसमें से आंसर कुछ करेक्ट नहीं है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है हुई बैटल ऑफ बक्सर, कब? 22 अक्टूबर 1764। उसके बाद क्लाइव्स री अराइवल इन इंडिया कब हुआ? 3 मई 1765। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त 1765, तो ये 12 अगस्त था। ठीक है, और उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम गवर्नर जनरल इन 1772, या 72 दिया है बट इट इज 73 टेक्निकली। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मतलब स्टेटमेंट्स दी हुई है इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, एंड द कैच इज कि ये दो में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, चलो डेट आपको याद नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए कि अगस्त में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हमें बताना क्या सही नहीं है। तो फाउंडेशन ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज लेड डाउन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर बिल्डअप किया कॉर्नवालिस ने, तो बिल्कुल ठीक है ये। क्लाइव रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रिफॉर्मिंग ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज, वो हेड कर रहे थे, ये भी ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर्स एज ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब आप वन गो पढ़ जाएंगे तो आपको शायद लगेगा कि हाँ ठीक ही तो है स्टेटमेंट, बट यहाँ रूलर लिखा है, तो रूलर थोड़ी थे वो तो गवर्नर जनरल थे इंडिया के पहले, तो ये हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद है हु वाज द फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया? तो ये किसने स्टैब्लिश किया था? ये किया था लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ही थे जिन्होंने लड़ी थी बैटल ऑफ प्लासी या बक्सर के टाइम पे थे। ठीक है, he defeated the Nawab of Bengal in Plassey, which led to the creation of British Raj in India. Next है, who led the Banaras rebellion against the Britishers? तो बनारस रिबेलियन के लिए तो बनारस आ गया यूपी में, एज इन अवध प्रोविंस के अंडर में, तो अवध के ही कोई से राजा रहे होंगे, तो इनका नाम था राजा चेत सिंह। और इसमें जो इन्होंने रिबेलियन किया था तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स भाग खड़े हुए थे एंड टुक रिफ्यूज इन चुनार फोर्ट। ठीक है, फिर है एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो अब हमें पता होनी चाहिए एशियाटिक सोसाइटी एस्टैब्लिश कब हुई, तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1784 में कैलकाटा में, और 1784 का टाइम पीरियड हो गया हमारा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का। फिर है पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू, तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली जो सिक्योरिटी सेल की बात थी वो बफर स्टेट एस्टैब्लिश करना था, जो इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी उस पर काम किया कि हम स्टेट्स को एक बफर स्टेट की तरीके से यूज करेंगे, सो दैट कि बाहर से अगर कभी अटैक हो, है ना, रिंग फेंस पॉलिसी जिसको बोलते हैं,
तो अगर फॉर एग्जांपल अपना स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए एक आउटर स्टेट भी वो बफर में रख लेंगे कि पहले अटैक हो तो आउटर स्टेट के ऊपर खतरा है और वो बचे रहें। ठीक है, इसके बाद है, देखिए यहाँ पे और भी जो पॉलिसीज थी उनका भी यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है, देख लीजिएगा। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद, तो इट वाज एसोसिएटेड विद वॉरेन हेस्टिंग्स। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, तो अबॉलिश किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और ये इस्टेब्लिश किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट वाली चीज क्या होती थी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने बनाए थे डिप्यूटी दीवान। ठीक है, मेन पावर उनके अंडर थी, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे काम करवाने के लिए डिप्यूटी दीवान बना रखे थे, जो कि थे मोहम्मद रजा खान एंड राजा शितवरम। ठीक है, तो ये थे बंगाल के और ये थे बिहार के। तो इन लोगों को डिसमिस करके डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, तो देखिए अब इन्फोर्स का क्वेश्चन आ गया, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे था एंड किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और एस्टैब्लिश किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, तो ये इकलौते ही थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड, अगेन सेम क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। द रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच गवर्नर, तो ये हुआ था ड्यूरिंग सर जॉर्ज बार्लो। कब हुई थी वेलोर की म्यूटिनी, 1806 में। तो ठीक है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट म्यूटिनीज में से एक काउंट होती है। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि जो सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी सिपॉइस की, उसको मना कर दिया गया था कि आप फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग धागा बांधते हैं या तावीज पहनते हैं, तो वो सारी चीजों पे मना किया गया था। तो उन्होंने रिवोल्ट किया था अंडर द फ्लैग ऑफ द रूलर ऑफ मैसूर। ठीक है, तो मैसूर के साइड में हुई थी। हु एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ये एस्टैब्लिश किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखिए हर एक जो स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है जो आपको बस लिस्ट डाउन करते जानी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कब आए, उनका टाइम पीरियड क्या से क्या था, और इनके टाइम पर, अब इसके बाद अब यहाँ पे पॉइंटर्स में आप लिखते जाएंगे कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो इससे आपके नोट्स जो है एक मतलब कंसोलिडेटेड मैनर में तैयार हो जाएंगे। Who among the following governor generals created the coordinated civil services of India, which later to be known as Indian Civil Service? तो Indian Civil Service किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था कॉर्नवालिस ने। The enforcement of public service, again वही civil service, तो tenure of Cornwallis. In the second half of 18th century, who often called the local representative of aura and authority of Company Bahadur? तो ये किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था दरोगा को, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था पुलिस स्टेशन इन एवरी 20 to 30 स्क्वायर माइल्स, और पुलिस ऑफिसर वहां पे अपॉइंट किएगा और उन्हें दरोगा बुलाया जाता था। तो पुराने जमाने में दरोगा की बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। ठीक है, द प्राइड ऑफ कंपनी बहादुर इनको बोला जाता था। द टूम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की डेथ यही इंडिया में हुई थी, और उनका टूम्ब कहाँ है, गाजीपुर में। Which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Wellesley? तो वेलेस्ली लेकर के आए थे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। तो बेसिकली वो क्या करते थे, उन्होंने जो नियर बाय जो प्रोविंसेस थे उनसे वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे और बोलते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बस उसके बदले में जो हमारी आर्मी है वो आपके प्रोविंस में रहेगी, और आप बिना हमारी आर्मी या हमारे परमिशन के बिना किसी और स्टेट के साथ में वॉर या अलायंस नहीं बना सकते। ठीक है, अलायंस और वॉर नहीं बना सकते। तो इस तरीके से वो इनडायरेक्टली एनेक्सेशन वाली ही पैटर्न था। तो इसका इनका रीजन क्या था, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। तो ऑब्वियसली हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बदले में आप भी तो हमें कुछ देंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो सबसे पहले जो मराठा सरदार कौन थे, तो वो थे पेशवा बाजीराव टू। ठीक है, ये इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस में ये मान गए, और इसके बाद जो बाकी के स्टेट्स थे धीरे धीरे जो उनके अंडर आते चले गए, वो थे हैदराबाद, उसके बाद तांजोर, मैसूर, अवध, भोसले, सिंधियाज, होलकर, इन सब ने अडॉप्ट कर लिया था। और ये देखिए यहाँ का जो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द अलायंस, देन पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वाज टू बी टेकन अवे एज पेनल्टी। तो बेसिकली ये जबरदस्ती वाली चीज थी। ठीक है, इसके बाद है, बिटवीन whom was the treaty of Bassein signed in 1802। तो ये इंग्लिश और बाजीराव टू के बीच में ही हुई थी। इसी के बाद फिर इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस में अग्री कर लिया था। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड सब्सिडियरी अलायंसेस, तो सबसे पहले जो थे वो थे नवाब ऑफ अवध।
सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो ये आया था लॉर्ड विलिस्ली के टाइम पे। सब्सिडियरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, तो कौन थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं मैसूर, जोधपुर, इंदौर, हैदराबाद, ये सब मान गए थे। ठीक है, तो इसमें से नन ऑफ दी अबव है इसका आंसर। Who was the first Indian native ruler to accept the system? अगेन वही वाली चीज है, तो अब यहाँ पे नेटिव रूलर पूछा है पर्टिकुलरली, तो ये है निजाम ऑफ हैदराबाद। देखिए यहाँ पे अवध नहीं दिया, अगर अवध होता तो आंसर हम अवध कर देते, लेकिन यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद दिया, इसलिए हमने इस ऑप्शन को चूज किया। अगेन, फॉलोइंग विच कंक्लूडेड सब्सिडियरी अलायंस विद लॉर्ड विलिस्ली, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो इनकी ट्रीटी साइन हुई थी, तो सबसे पहले हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर था, फिर अवध था, और फिर सिंधिया थे, तो 1 2 3 4 हो गया आंसर। देखिए कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी तो यहाँ पे है, इस टाइम पे अवध बोला गया है सबसे पहला, और ऑब्वियसली यहाँ पे अवध से पहले हैदराबाद और मैसूर को रखा गया है। ठीक है, ये रहे इनके टाइम पीरियड, तो हम इसको मान करके चलेंगे। तो आप जो क्रोनोलॉजी बनाइएगा वो इस वाले पार्ट से बनाइएगा। कई बार होता है कि सवालों में इस तरीके से दे देते हैं ऑप्शंस, यहाँ पर टेक्निकली आंसर निजाम ऑफ हैदराबाद ही होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका आंसर, बट ठीक है, हैदराबाद विल बी द आंसर इफ इट इज आस्क्ड फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन। ठीक है, इसके बाद है who introduced subsidiary alliance system in India to establish in the administration to establish British power over Indian state, तो ये क्या लॉर्ड विलिस्ली ने। गवर्नर जनरल थे ये बंगाल के कब से कब तक, 1798 से 1805 तक। मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडियरी अलायंस इन राजपूत स्टेट, तो उनका क्या मोटिव था, टू एस्टैब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। फिर पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड बताना, तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1833 में, चार्टर एक्ट जो आया था। इसके बाद ओपनिंग ऑफ ट्रेड इन इंडिया फॉर ब्रिटिश सिटीजन एंड कंपनीज, तो ये 1813 में हो गई थी। और सब्सिडियरी अलायंस 1798 में आया था, ना कि 1863 में। ठीक है, एट अ टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, which one of the following governor generals kept the British flag flying high in India, तो ये भी थे लॉर्ड विलिस्ली। तो इनको बेसिकली जो टाइम पीरियड था, ठीक है, तो यूरोपियन पावर्स जो थी वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही थी ब्रिटिश वगैरह के सामने में। ठीक है, और यहाँ पे लॉर्ड विलिस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस एस्टैब्लिश कर लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश पावर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गई थी, एंड जो फियर था कि नेपोलियन कहीं अटैक ना कर दे, वो चीज कम हो गई थी। इसलिए इस चीज का क्रेडिट किसे दिया जाता है, लॉर्ड विलिस्ली को। एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो ये हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। अब वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, जब क्रोनोलॉजी के साथ सबके नाम लिखे जाएंगे तब आपको थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एंग्लो नेपाल वॉर हुई लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे 1814 से 16 के बीच में, और एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ सुगौली। देखिए ट्रीटी ऑफ सुगौली टुक प्लेस इन द ईयर, तो 1815। अगेन बताना है कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो हेक्टर मुनरो थे बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। हेस्टिंग्स नेपाल वॉर, ठीक है। विलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कॉर्नवालिस थे, तो कॉर्नवालिस नहीं थे इस टाइम पे, थे हेस्टिंग्स ही थे। ठीक है, यही थे, तो ये हो जाएगा आंसर इसका डी, क्योंकि अलग है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू, अभी हमने पढ़ा लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर थॉमस मुनरो वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास, तो अभी हमने जब स्टार्टिंग में चैप्टर्स किए थे लैंड रेवेन्यू वाले, तो हमने देखा था थॉमस मुनरो थे गवर्नर मद्रास के। रियोतवारी सिस्टम लाए थे ये 1820 से 1827 के बीच में थे। On the basis of alleged maladministration, which governor general had taken the administration of Mysore state, तो ये ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके बाद है who among the following governor generals of Bengal was associated with third Anglo-Mysore war, तो थर्ड वॉर के टाइम पे थे कॉर्नवालिस, और फोर्थ के टाइम पे थे बाद में जाकर के हेस्टिंग्स, सॉरी। ठीक है, इसके बाद है who among the following was associated with suppression of thugs, तो इट वाज कैप्टन स्लीमैन। किस टाइम पीरियड पे, विलियम बेंटिक के अंडर ही थे ये। फिर है अंडर whose leadership was the suppression of thugs achieved, तो अगेन कैप्टन स्लीमैन आंसर हो जाएगा इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो वो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स आए, ठीक है। ठग वगैरह का भी जो भी हमने देखा कि सप्रेशन ऑफ ठग्स कब हुआ, तो वो भी विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड के अंडर हुआ था। यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि अबॉलिशन ऑफ सती हुआ, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन ये नहीं था, सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंड ऑफ ठग्स था। तो 1, 2 एंड 4 है इसका आंसर। सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय, अभी हमने ऊपर देखा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये जो आया था रेगुलेशन एक्ट 17, ठीक है, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 में आया था, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1830 में भी। Who declared sati illegal? तो विलियम बेंटिक। In which year sati system was abolished? तो 1829। Hill Assembly Plan was set up for the development of आदिवासी by, तो ये किसने स्टैब्लिश किया था? ये किया था क्लीवलैंड ने, ठीक है। The exports of slaves from Bengal was banned, तो एक्सपोर्ट जो स्लेव्स को बेसिकली मजदूरों को बेचा जाता था, यहाँ से बाहर भेजा जाता था, तो ये बैन हो गया था 1789 में। और मल्टीपल रूल्स जो हैं और लॉज हैं वो मल्टीपल टाइम्स पास होते चले गए हैं, बट इलीगल जो थी स्लेवरी वो डिक्लेयर हुई थी 1843 में, ठीक है। इट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड आईपीसी जब आया, इंडियन पीनल कोड, तो 1860 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम। अवध वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, अवध को किस तरीके से किया गया था? बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेड। तो जिस टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू सारे स्टेट्स को एनेक्स किया जा रहा था, अवध को अब वो उस पॉलिसी के अंडर नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने बोला कि भाई आपसे जो है ये प्रोविंस जो है वो संभाल नहीं रहा है, तो इसीलिए हम इसे आपसे छीन रहे हैं, ठीक है। और देखिए बाकी के जो यहाँ पर थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले, तो उसमें हो गए सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। Which of the following state was not annexed under Lord Dalhousie's doctrine of lapse? तो अभी हमने ऊपर सारे स्टेट्स के नाम पढ़ लिए, तो कौन सा नहीं हुआ था? तो इट वाज जयपुर। जयपुर की जगह कौन सा स्टेट था? तो इट वाज उदयपुर था। बिल्कुल अभी का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है ईयर्स के साथ में। कई बार इनकी भी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि पहले कौन सा एनेक्स हुआ, बाद में कौन सा हुआ, तो इसी ऑर्डर में अगर आप लिख करके याद करेंगे तो बेटर रहेगा। प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश इन, तो भगत कब हुआ था? 1850 में, तो आंसर हो गया बी। फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, देखिए 63rd में भी पूछा था, तो इस टाइम पे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें आंसर हो जाएगा ग्वालियर। फिर है अवध वाज अमेलगमेटेड इनटू ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर, तो ये ईयर था 1856। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी देखिए मैंने बताया, अभी क्रोनोलॉजी हमें सेट करनी है। तो सबसे पहले था सतारा, उसके बाद था भगत, उसके बाद था उदयपुर, और लास्ट मतलब इन सब में लास्ट झांसी। अब बताना कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। तो 49 में सतारा नहीं, 48 में पंजाब नहीं, 56 में अवध का मर्जर हुआ था, ये ठीक है। Who among the following formulated and implemented, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डलहौजी के टाइम पीरियड पे आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस, तो मिसगवर्नेंस के बेसिस पे छीना गया था अवध। फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस हिसाब से वो एनेक्स हुए थे, तो सबसे पहले सतारा हुआ था, फिर संबलपुर हुआ था, और उसके बाद झांसी हुआ था, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर सी, 3 to 1। फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये था सतारा, कब? 1848 में। फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगेन सतारा। जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ, किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ओरिजिनल नाम था जेम्स एंड्रयू रामसे? तो ये और कोई नहीं, ये थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन्हीं के नाम पे वो जो नॉर्थ में जाकर के जो घूमने की जो जगह है डलहौजी, वो इन्हीं के नाम पे है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो सिंध का जो कॉन्क्वेस्ट था वो कब कंप्लीट हुआ था? लॉर्ड एलन बोरब के टाइम पे। अब देखिए ये वो वाले गवर्नर जनरल हैं जिनका बहुत शॉर्ट टेन्योर रहा है और बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल कोई चीजें नहीं हुई है, और यूजुअली लोग नाम भी भूल जाते हैं, जैसे मिंटो, चेम्सफोर्ड, ये सारी चीजें सबको याद होती है, बट इनके पीरियड में भी इंपॉर्टेंट था। तो लॉर्ड एलनबर्ग का टाइम पीरियड ये रहा 42 से 44 तक, जिस टाइम पे स्टेट ऑफ सिंध वाज फुली मर्ज्ड बाय चार्ल्स नेपियर into the British Empire. It was the main reason for the first Anglo-Afghan war.
सिंध पे आपने मतलब एक तरीके से राज कर लिया, सिंध आपने छीन लिया, तो बनी बात है उधर साइड जो थे अफगान थे उनको तो बुरा लगेगा ही। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की भी रीजन यही था। तो अब देखिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड, इसी बॉक्स की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। सिंध वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाय, तो ये थे नेपियर, ठीक है, चार्ल्स नेपियर अभी हमने पढ़ा, बीपीएससी ने पूछा। सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन, तो इन 1843। हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, तो सिक्किम हम सबको पता है एक अलग सा छोटा सा मतलब जिसे बोलते हैं ना एक अलग सा देश ही हुआ करता था अपने छोटे से में, या प्रोविंस मान लिया जाए। तो इसे मर्ज किया था इंडिया में लॉर्ड डलहौजी। Who among the following was the British residents in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? उस टाइम पे वहां पे जो रह रहे थे वो थे जेम्स आउटरैम, और जेम्स आउटरैम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी कुछ स्टेटमेंट्स थी 1857 रिवोल्ट को लेकर के, तो जेम्स आउटरैम हो गए। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये जो रेलवे लाइन एस्टैब्लिश हुई थी ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही हुई थी। मतलब देखिए एक तरफ इन्होंने एनेक्सेशन तो कर रहे थे स्टेट्स का, बट इन्होंने डेवलपमेंटल लेवल पे ओवरऑल भी बहुत सारा काम किया, ठीक है, टेलीग्राफ लाइन हो गई या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवेज हो गया, ये सब डलहौजी के पीरियड का है। फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया बिटवीन, तो ये चली थी बॉम्बे से थाने तक, कब 1853 में। अगला क्वेश्चन वही है, कब स्टार्ट हुई थी 1853। Which company started the first railway service in India? तो ये कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। The last major extension of British Indian territory took place during the time of, तो ये मेजर एक्सटेंशन जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का होता है ये हुआ था डफरिन के टाइम पे, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर के टाइम पे। तो यहाँ पे कब हुई थी 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, और बर्मा को इंक्लूड कर लिया गया था ब्रिटिश इंडिया में। तो एक बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रा टेरिटरी जो था वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ गया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 टू 1855। किसका टाइम पीरियड था? अगेन लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था। इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, तो इम्प्लीमेंट भी हुआ था कब? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये थे जब, देखिए टाइम पीरियड क्या है 1856 का है, ठीक है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856 और उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे। क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रेड आउट इन इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर 1858। अब देखिए बिहार आजकल ऐसे सवालों में डेट्स पे बहुत पर्टिकुलर हो गया, तो जब आप डेट्स पढ़े तो उस पर खासा ध्यान रखें कि सिर्फ 1858 से काम नहीं चलेगा। 1 नवंबर 1858 को मैनिफेस्टो पढ़ा गया था, और किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। दिल्ली दरबार हुआ था उस टाइम पे, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, और इसी में पढ़ा गया था। और इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ही बन गए थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, पहले वो गवर्नर जनरल थे और उसके बाद उन्हीं के पीरियड में रहते हुए क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ और ये डिसाइड हुआ कि अब गवर्नर जनरल से उन्हें वाइसरॉय बना दिया जाएगा। क्वीन विक्टोरिया's proclamation was read out by Lord Canning on 1 November 1858 at तो इलाहाबाद में। The right to adopt on an heir in place of an own son was re-established by, तो क्वींस अनाउंसमेंट। तो बेसिकली लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी लेकर किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर आपका अपना बच्चा नहीं है जो आपकी मतलब जिसको कहते हैं ना गद्दी के आगे सक्सेसर बन सके, तो वो आपसे छीन लिया जाएगा, फिर वो मतलब वो ब्रिटिश का राज हो जाएगा उस पर, तो आप गोद नहीं ले सकते। तो ऐसे ही जितने स्टेट्स थे जैसे सतारा, संबलपुर, जयपुर, ऐसे ही करके एक एक स्टेट को ब्रिटिश एनेक्स करते गए। और यही वजह थी कि जो झांसी की रानी हम लोग लक्ष्मीबाई जी की स्टोरी पढ़ते हैं उसमें भी यही था कि उन्होंने भी एक बेटे को गोद लिया था और वो उसे राजा बनाना चाहती थी अगला, बट ब्रिटिश को ये मंजूर नहीं था अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसी के बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ, इतना सारा बेसिकली जिसको बोलते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर थोड़ा सा हिल गया। उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडियंस इतना स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट कर सकते हैं, इसीलिए क्वीन ने पहली चीज जो 1858 का प्रोक्लेमेशन था उसमें बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, जैसे कि उन्होंने आर्मी के रूल्स थोड़े से चेंज किए, उन्होंने ये डिसाइड किया, पॉलिसी आई कि किस तरीके से उन्हें इंटरफेयर नहीं करना है जो लोकल प्रोविंसेस हैं उनके मैटर में। और ये जो था कि अपनी जगह मतलब अपना बेटा अगर ना हो तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं अपने आने वाले सक्सेसर को। तो ये चीज भी इन्होंने इसी टाइम पीरियड पे एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीटी के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमारी हो जाती है कि किस टाइम पे किस अनाउंसमेंट के अंदर ये चीजें हुई थी, बट जब हम मेंस में करते हैं तो 1858 का पूरा एक्ट और उसके क्या क्या प्रोविजंस थे और उसके पीछे का क्या रीजन और बैकग्राउंड था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अगला है हमारा क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, तो शी वाज अपॉइंटेड इन 1877 अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, फिर से वही सवाल है देखिए 1877, अभी बीपीएससी के इसमें पूछा है।
70th वाले में, 38 में पूछा था, सोचिए 1992 में पूछा था, और उसके बाद ऑलमोस्ट इन्होंने क्या लगभग जिसे बोल सकते हैं हम 30 साल के बाद, 30-32 साल के बाद इन्होंने दोबारा यही सवाल पूछा। तो अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ। अब तो आप लोग भी सुन सुन के थक गए होंगे, मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, बट बोलना मेरा काम है कि क्यों जरूरी है ये। ठीक है, तो ये इनको कब प्रोक्लेम किया गया था? एक्ट देखिए, रॉयल टाइटल्स एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट 1876। अब यहाँ पे ही डाइवर्जन क्रिएट हो जाता है कि एक्ट पास हुआ 1876 में और प्रोक्लेमेशन हुआ 1 जनवरी 1877 में। तो यही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसके चक्कर में 70th बीपीएससी में लोगों के 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे हो गए थे आंसर के आने के बाद, क्योंकि लोगों को था कि अरे अप्रैल है कि मार्च है, 1 तारीख है कि 31 तारीख है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आई थी। विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश स्लेवरी? तो ये थे लॉर्ड एलनबर्ग। ठीक है, स्लेवरी अबॉलिश हुई थी एक्ट 5 ऑफ 1843 और इस टाइम पे लॉर्ड एलनबर्ग थे गवर्नर जनरल। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो वही है कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट आया, बिल्कुल ठीक है ये। अब विलेस्ली के टाइम पे, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया कि कैनिंग के टाइम पे क्या था, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये तो डफिन के टाइम पे था, तो कुछ भी इसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ठीक है, विलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस ठीक है, डलहाउजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी ठीक है, कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी का जो था वो था सर जॉन लॉरेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो फिर से कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ठीक है, विलेस्ली के टाइम पे सब्सिडियरी अलायंस ये भी ठीक है, बेंटिक के टाइम पे आया था 17th रेगुलेशन ऑफ 1829 व्हिच वाज अबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, तो ये भी सही है, एंड हेस्टिंग्स के टाइम पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर है सी। ठीक है, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड विलेस्ली के टाइम पे। इसके बाद है व्हेन वाज द पेशवाशिप अबॉलिश? तो पेशवाशिप कब अबॉलिश हो गई थी? 1818 में। ठीक है, जब बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था बॉम्बे को। Who among the following negotiated subordinate alliances with the princely states of राजपुताना? तो ये किया था चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो क्या नहीं है? कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, विलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सर जॉन शोर एंग्लो नेपाल वॉर, तो नहीं। उस टाइम पे देखिए हमने पढ़ा था कि एंग्लो नेपाल वॉर जो थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई थी, तो जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी। और हेस्टिंग्स के टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुई थी। ठीक है, फिर वही पूछा है कि करेक्टली मैच जिसमें से कौन सा है? एलनबर्ग के टाइम पे एनेक्सेशन ऑफ अवध, नहीं, डलहाउजी ने किया था। लॉर्ड डलहाउजी एनेक्सेशन ऑफ सिद्ध, ये बेसिकली ऑपोजिट कर दिया है। एंड लॉर्ड विलेस्ली के टाइम पे फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर हुई थी, तो ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। अगेन डलहाउजी एनेक्सेशन ऑफ अवध ठीक है, डफरिन 1885 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी ठीक है, विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट, तभी वो बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सारे सही है। और सही क्या नहीं है? तो लिटन के टाइम पे बोल रहे हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा इनकरेक्ट। एंग्लो अफगान वॉर हुई थी लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी? हमने पहले भी देखा था, ये है जॉन लॉरेंस। हु इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? तो ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मेयो ने। कब से? 1870 से था इनका टेन्योर। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ब्रिटिश पीरियड में किस टाइम पे करवाया था? तो लॉर्ड मेयो ने ही करवाया था। मेयो के टाइम पे पहला जो सेंसस था वो ब्रिटिश इंडिया में स्टार्ट हुआ 1872 में, लॉर्ड मेयो ने कराया। लेकिन जो रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुए थे वो 1881 में स्टार्ट हुए, किस टाइम पे? रिपन के टाइम पे। लेकिन इनिशिएट किसने किया था? मेयो ने, तो इसीलिए उनको हम सिलेक्ट करेंगे। हु वाज द पर्सन टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? लॉर्ड मेयो। Which one of the following Viceroy of India was murdered by a convict in Andaman and Nicobar Island while he was on tour? तो ये एक लौते थे वाइसरॉय ऐसे जिनको उनके टेन्योर के टाइम पे मर्डर कर दिया गया था, ये थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, he was the first viceroy killed during his tenure. इसके बाद है which viceroy was murdered? Again लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 के बारे में बताना है कि क्या सही है क्या गलत, ये बीपीएससी में ही पूछा है। It was the first step that bifurcated central and provincial finances. ठीक है, provincial governments were empowered to administer certain services. It attempted to rectify existing imparity.
इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था वो करवाया था लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे, और ये सारे चारों ही चारों उसके फीचर्स थे। अगला है हमारा, विच वाइसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये भी मेयो थे। गवर्नर जनरल, देखिए बीपीएससी री एग्जाम में पूछा है, फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज, तो ये थे लिटिन। ठीक है, ही प्रेफर टू फॉलो, मतलब पहले जो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी थी जॉन लॉरेंस के टाइम पे, उसको कैंसिल करके रिप्लेस किया फॉरवर्ड पॉलिसी से। ठीक है, लॉर्ड लिटिन ने। वाइसरॉय हु फॉलोड एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो ये थे लिटिन। नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें बताना है किस चीज से एसोसिएटेड नहीं थे। स्ट्रैची कमीशन इनके टाइम पे आया, आर्म्स एक्ट पास हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ, एल्बर्ट बिल नहीं, एल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम पे। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी लाइन से सब बीपीएससी के ही पीवाईक्यूज हैं। अगला है, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तो लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, 7 साल का टेन्योर रहा है इनका, 1899 से 1905, और इस बीच में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है, मतलब बंगाल पार्टीशन से लेकर के सारी चीजें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट, सब कुछ लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ है। फिर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वर स्ट्रेंथेंड इन 1882 बाय, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने स्टैब्लिश किया, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन रिपन ने किया था। और जो अभी हम देख रहे थे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीज, ठीक है, कहा गया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो इकोनॉमिक फील्ड में था वो मेयो ने किया था। इसके बाद है, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर एनकरेजिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो अगेन लॉर्ड रिपन। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, तो उसमें क्या हुआ था कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, तो बेसिकली ये बिल जो आया था तो उसमें ये इंट्रोड्यूस कराया गया कि इंडियन जजेस भी जो है वो यूरोपियंस का ट्रायल ले सकते हैं, बट ये बात जो है वो उन लोगों को पसंद नहीं आई, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने इसको अपोज किया था। इसके बाद है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग, तो ये भी काम लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही हुआ था, जहां पर फिक्स्ड जो कहते हैं ना वर्किंग आवर्स एस्टैब्लिश हुए थे। तो पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में इन्हीं के अंडर। फिर से वही स्टेटमेंट है, फर्स्ट द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। अब ट्रेड यूनियंस तक की बात नहीं कही गई, यहाँ पे सीधी सीधी बात थी, वर्किंग आवर्स फिक्स किया था और लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया था रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, बस यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एनएम लोखंडे वाज पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट, ये ठीक है, इन्होंने लेबर मूवमेंट इनिशिएट किया था, तो सिर्फ आंसर हो जाएगा 2 ओनली। Who among the following is considered to be the father of local self government, फिर से लॉर्ड रिपन। पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिटिन लिखा हुआ, यहाँ पे रिपन होना चाहिए, तो पहला आंसर जो हमारा करेक्ट हो गया। फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो क्लाइव जो है वो डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी थी उन्होंने बंगाल में। उसके बाद जो है सेकंड जो है हमारा बेंटिक लेकर के आए इंग्लिश एजुकेशन। चार्ल्स मेटकाल्फ ने रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, एंड कर्जन के टाइम पे हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो आंसर हो गया इसका ए। फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ से कर लेते हैं डायरेक्टली। लॉर्ड डलहाउजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलियम बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती, लॉर्ड रिपन के टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और कर्जन के टाइम पे बंगाल का डिवीजन हुआ। यहाँ बताना है कि कौन सा वाला करेक्टली मैच है, तो कॉर्नवालिस और रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। विलिस्ली परमानेंट सेटलमेंट नहीं, कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड एलनबर्ग एनेक्सेशन ऑफ सिंध, तो ये करेक्ट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ, अभी मैंने बताया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अगेन लॉर्ड कर्जन। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो यहाँ पे जो है आंसर वो वहां पे अर्ल ऑफ मेयो होना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1871 में, एंड द अर्ल ऑफ मेयो वाज गवर्नर जनरल। ठीक है, तो मेयो थे इस टाइम पे, और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए सीजीपीएससी ने फिर इसका आंसर को कैंसिल आउट कर दिया है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास, तो ये भी जो है ये भी पास हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, कब, 1904 में। तो बहुत सारे काम करवाए थे कर्जन ने। Who composed Curzon's administration compared administrations in India
टू दैट ऑफ औरंगजेब। तो किसने कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड को कंपेयर किया था औरंगजेब से? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। हु एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, तो ये भी एस्टैब्लिश किया था लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1901 में। फॉलोइंग वॉइसरॉयज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंज एंड इरविन। तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे लॉर्ड कर्जन, टाइम पीरियड हो गया ये इनका। उसके बाद सेकेंड आते हैं हमारे हार्डिंज, उसके बाद आते हैं चेम्सफोर्ड और फिर आते हैं इरविन। ठीक है, तो इरविन पैक्ट से आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तो 1931 वाला टाइम हो गया। लॉर्ड हार्डिंज से आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो थे 1915, जिस टाइम पे गांधी जी इंडिया वापस आए थे उस टाइम पे थे ये गवर्नर, सॉरी वाइसरॉय। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो हमारे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1919 में। तो एक रफ हमको आइडिया मिल जाता है। और कर्जन का अगर हम बंगाल पार्टीशन से भी कर लें तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1915। फिर है विद रेफरेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905, हमें बताना है क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू अरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। ठीक है, उसके बाद है अ न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड आसाम, ये भी ठीक है, तो दोनों हो जाएगा करेक्ट। फिर हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो एस्टैब्लिशिंग द इंग्लिश एम्पायर ऑन ग्रेनाइट रॉक, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ कैलकाटा म्यूनिसिपल एक्ट, ये भी ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 हो गया आंसर। स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय, तो ये अडॉप्ट करी थी कर्जन ने भी और मिंटो ने भी। ओके, फिर है इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज। तो बेसिकली कर्जन ने ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आ गई है और मेरा एम्बिशन है कि मैं इसको पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखूं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि मतलब कर्जन का कितना स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, इसी वजह से उनके रूल को औरंगजेब के साथ भी मतलब कंपेयर किया गया है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। Which of the following Governor General used the system of separate electoral college? तो ये किसने बनाया था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज? तो लॉर्ड मिंटो। ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। Who among the following was the only Jewish viceroy of India? तो ओनली जूइश थे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रफस इसाक। तो हमें बता दें which of the following pairs is not correctly matched? तो पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, ये भी ठीक है। इल्बर्ट विल रिपन, ये भी ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम पे नहीं आया था, तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो वही सप्रेशन ऑफ ठगी विलियम बेंटिक, इल्बर्ट विल रिपन, रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, बार बार वही आ रहा है, लिटन के टाइम पे आया था 1878 में। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो किस पीरियड में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंज के पीरियड में हुआ था। कब? वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज जो थे टू 1911 के टाइम पे। तो इन्होंने ग्रैंड दरबार दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, जिसे दिल्ली दरबार बोलते हैं। तो ये थर्ड दरबार था जो ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल आउट किया गया था एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की अब नया जो कैपिटल होगा ब्रिटिश इंडिया का वो कैलकाटा से हट के दिल्ली आ जाएगा, ये अनाउंस हुआ था। अगला है करेक्ट आंसर, हमको फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन, डुअल गवर्नमेंट क्लाइव, सोशल रिफॉर्म्स बेंटिक। बहुत इजी है, एक बार आपको देखिए, अभी हम इसी चैप्टर को कर रहे हैं तो चैप्टर को बार बार पढ़ते ही हमें आधी से ज्यादा चीजें याद हो गई हैं। तो ऐसे ही 2-3 बार आप और रिवाइज करेंगे तो करेक्ट फॉर्म में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है देखने में। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे डीपली स्टडी करूं तो ये 1996 का है और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत गड़बड़ तरीके से दिया है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यहाँ पे कहीं भी वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833 पूछ रहे हैं, तो इस टाइम पे विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को हम अभी अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में है कि वॉरेन हेस्टिंग्स इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये देखिए 33 में अपॉइंटमेंट हुआ डलहौजी का, 58 में ये, तो अननेसेसरली अपने को कंफ्यूज करने से बेटर है टू स्किप दिस। ओके, अब प्लेस और ईयर ऑफ एनेक्सेशन है, तो संबलपुर 1848 लिखा, 1848 था हमारा, सतारा था। ठीक है, तो 1848 हो गया सतारा, संबलपुर 49, झांसी 54, अवध 56। अगला है अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे भी देखिए आंसर सही से गिवन नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हमें जाना है तो सबसे पहले जो था झांसी को एनेक्स किया 1854 में।
पंजाब मर्ज हुआ 1849 में, तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो पहले हो गया झांसी, फिर हो गया पंजाब, उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ बर्मा 1886 में हुआ, और यहाँ पे क्या गिवन है, पार्ट ऑफ सिक्किम वाज सीडेड टू ब्रिटिश इन 1835। ओके, तो पहले तो सिक्किम वाला ही पार्ट हो गया। तो अगर हम करेंगे तो सबसे पहले मर्जर ऑफ सिक्किम लिखेंगे, फिर झांसी लिखेंगे, फिर पंजाब लिखेंगे, फिर बर्मा लिखेंगे, तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 2 3 4, बट इन्होंने फिर इसको मिस आउट कर दिया। ठीक है, तो आंसर हमारा 1 2 3 4 होना चाहिए। बट लेकिन वही यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है कि इट वाज सिक्किम वाज नेवर रियली मर्ज्ड कंप्लीटली, तो थोड़ा सा इसी तरीके से फिर जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज अजीब हो जाती है ना, तो फिर ऑप्शन जो है, अदरवाइज अगर हमें करेक्ट मार्क करना होगा तो ए होना चाहिए इसका, बट क्योंकि लैंग्वेज है कि मर्जर नहीं हुआ था पूरी तरीके से सिक्किम का, इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब फिर डिलीट ही कर दिया गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉयज पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगैन टू कन्फर इन इंडिया। तो ये वाला जो टाइटल है, ये टाइटल दिया गया था 1859 से 60 के बीच में, बेसिकली 1857 रिवोल्ट के बाद में दिया गया था। और यहाँ पे जितने भी लोगों के नाम गिवन है, इसमें से कोई भी इस टाइम पीरियड में बिलोंग नहीं करता, तो आंसर उसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय वाला चैप्टर है, हेवी चैप्टर था लेकिन हमने कंप्लीट किया कर लिया है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था दैट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसकी आप नोट मेकिंग अच्छे से कर लेंगे। पीडीएफ आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से। बाकी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। एंड टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। सी यू, बाय।